नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम कक्षा 9वीं के विज्ञान और प्रौद्योगिकी में विज्ञान भाग 1 का पाठ 1 गति के नियम इस पाठ का स्वाध्याय अर्थात प्रश्नोत्तर करने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को अच्छी तरीके से देख करके अच्छी तरीके से सुन करके भी इसके प्रश्नोत्तर याद कर सकते हैं। ये है पाठ 1 गति के नियम, उसका स्वाध्याय करते हैं। पहले प्रश्न में क्या दिया गया, नीचे दी गई तालिका के पहले स्तंभ को दूसरे और तीसरे स्तंभ से जोड़िए और नई सारणी तैयार कीजिए। मतलब यहाँ पे दिया गया स्तंभ 1, स्तंभ 2, स्तंभ 3, इसमें से हमको जोड़ियां मिलाना है। तो इसके उत्तर में क्या आएगा, पहला ऋण त्वरण आएगा, पिंड का वेग कम होता है। एक वाहन 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से जाकर 5 सेकंड के बाद रुकता है। दूसरा, धन त्वरण, वस्तु का वेग बढ़ता है और एक कार शुरुआत में विरामावस्था के बाद 50 किलोमीटर प्रति घंटा वेग 10 सेकंड में प्राप्त करती है। तीसरा, शून्य त्वरण, पिंड का वेग स्थिर रहता है। एक वाहन 25 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिशील है। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया है, अंतर स्पष्ट कीजिए। उसमें से पहला है दूरी और विस्थापन, इसमें अंतर स्पष्ट करना है। तो यहाँ पे देखिए दूरी, विस्थापन। दूरी में पहला क्या आएगा, जब कोई पिंड एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है तो उस पिंड द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं। विस्थापन में पहला क्या आएगा, जब कोई पिंड एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है तो दोनों स्थानों के बीच विशिष्ट दिशा में चली गई लंबाई को विस्थापन कहते हैं। दूरी में दूसरा, किसी पिंड द्वारा तय की गई दूरी का परिमाण उस पिंड के प्रारंभिक स्थान तथा अंतिम स्थान के बीच की दूरी के बराबर या उससे अधिक हो सकता है। विस्थापन में दूसरा, किसी पिंड के विस्थापन का परिमाण पिंड की प्रारंभिक तथा अंतिम स्थानों के बीच की दूरी के बराबर या उससे कम होता है। दूरी में तीसरा, दूरी एक अदिश भौतिक राशि है। विस्थापन में तीसरा, विस्थापन एक सदिश भौतिक राशि है। अब हम अगला करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया है, एक समान गति और असमान गति, इसमें भी अंतर स्पष्ट करना है। तो यहाँ पे देखिए एक समान गति और असमान गति। एक समान गति में पहला, अत्यंत सूक्ष्म एवं समान कालावधि में जब कोई पिंड समान दूरी तय करता है तो उस पिंड की गति को एक समान गति कहते हैं। और असमान गति में पहला, जब कोई पिंड समान कालावधि में असमान दूरियां तय करता है तो उस पिंड की गति को असमान गति कहते हैं। एक समान गति में दूसरा, एक समान गति में पिंड की चाल में परिवर्तन नहीं होता। और असमान गति में दूसरा, असमान गति में पिंड की चाल में परिवर्तन होता रहता है। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। तीसरे प्रश्न में क्या दिया गया, नीचे दी गई सारणी पूर्ण कीजिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे u का मान दिया गया 2, a का मान दिया गया है 4 और t का मान दिया गया 3। और हमको यहाँ पे ये फॉर्मूला में रख करके निकालना है v बराबर u प्लस ए टी। यहाँ पे देखो u का मान दिया गया है 2 मीटर पर सेकेंड, a का मान दिया गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और t का मान दिया गया 3 सेकेंड। तो यहाँ पे v बराबर u प्लस ए टी में रखा तो u कितना है 2 और a कितना है 4, t कितना है 3। तो 4 × 12 और 2, 12 तो 14, मतलब यहाँ पे आपको 14 भरना पड़ेगा। अब उसी तरीके से यहाँ पे भी देखोगे u कितना दिया गया है निकालना है, a कितना दिया गया है 5, t कितना दिया गया है 2 और v का वैल्यू दिया गया है 20। तो फॉर्मूला वही रखेंगे, v बराबर u प्लस ए टी। v का मान 20, u निकालना है, a 5 और t 2, तो 5 दूनी 10, यहाँ पे प्लस 10 हो गया, इस साइड जाएगा तो माइनस 10 हो जाएगा। तो u की वैल्यू आ गई 10 और यहाँ पे u की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड। तो आप लोगों को यहाँ पे भरना पड़ेगा 14 और यहाँ पे भरना पड़ेगा 10। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। अब दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया है, u का वैल्यू दिया गया 5, a का वैल्यू दिया गया 12, t का वैल्यू दिया गया 3 और हमको ये वाले फॉर्मूला में रख करके इसकी वैल्यू निकालनी। तो यहाँ पे देखोगे u की वैल्यू कितना रखा 5, a 12, t 3। अब यहाँ पे ये फॉर्मूला दिया गया है s बराबर ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। u कितना है 5, t कितना है 3 प्लस 1/2, a कितना है 12 और t है 3। 3 का वर्ग कितना होता है 9 और यहाँ पे 12 आ गया और ये हो गया आधा गुणे और यहाँ पे 5 × 15, तो 15 प्लस आधा गुणे 12 × 9 = 108 और 2 से ये 108 को कट करोगे तो कितना हो जाएगा 54। 15 और 54 कितना होता है 69 मीटर। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 69। अब क्या करते हैं, अब ये दूसरा करना है। दूसरे में क्या दिया गया, u 7 दिया गया है, a निकालना है, t 4 दिया गया है और s की वैल्यू दी गई है 92। तो यहाँ पे देखिए u 7 दिया गया है, a निकालना है, t जो है 4 दिया गया है, s 92 दिया गया। तो फॉर्मूला वही रखेंगे,
यस के जगह पे 92 बराबर यू के जगह पे 7, टी के जगह पे 4 प्लस 1/2 गुणे ए कितना है निकालना है, और 4 जो है क्या है टी है, तो टी का वर्ग मतलब 4 का वर्ग मतलब 16, और यहाँ पे ए वैसे आएगा 1/2 वैसे आएगा, 7 चौक 28 हो गया और यह 92 आ गया। अब यहाँ पे ध्यान दोगे ये प्लस 28 हो रहा है, इस साइड जाएगा क्या हो जाएगा माइनस 28 हो जाएगा, तो 92 में से 28 गया 64, बाकी हम सेम लिखेंगे। अब उसके बाद में यहाँ से देखोगे ये 16 से क्या हो रहा है गुणा हो रहा है, तो इसको इस साइड लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा 16 से भाग हो जाएगा बराबर 1/2 गुणे ए। अब ये 16 से ये कट हो जाएगा, 16 चौक 64, यहाँ पे आ गया 4 और यहाँ पे आ गया 1/2 गुणे ए। अब यहाँ पे बटे 2 हो रहा है तो इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा गुणे 2 हो जाएगा, तो 4 दूनी 8, ए की वैल्यू आ गई 8, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 8। अब हम अगला करते हैं, u का वैल्यू दिया गया है 4, a का वैल्यू दिया गया है 3, यस निकालना है, और यहाँ पे v² = u² + 2as दिया गया है 8। अब हमको यहाँ पे ये फॉर्मूला में रखना है, तो यहाँ पे u की वैल्यू हो जाएगी 4, a की वैल्यू हो जाएगी 3, s की वैल्यू हो जाएगी निकालना है, और v की वैल्यू हो जाएगी 8, तो सबको इसमें रख दो। v का वैल्यू 8, u का वैल्यू 4 और 2 इंटू a की वैल्यू 3 और यस, तो यहाँ पे देखोगे 3 दूनी 6 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 और 8 का स्क्वायर 64। अब 16 प्लस हो रहा है तो इस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 64 में से 16 गया 48 और यहाँ पे बचेगा 6 गुणे यह। तो अब यहाँ पे देखोगे ये 6 से गुणा हो रहा है तो इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, तो यहाँ पे भाग जाने के बाद 48 भागे 6 तो ये हो जाएगा 8, यस की वैल्यू आ जाएगी 8। यहाँ पे आप लोग को भरना पड़ेगा 8। अब हम लोग यहाँ पे u निकालते हैं, u निकालना है, a 5 दिया गया है, यस दिया गया 8.4 और v दिया गया है 10। यहाँ पे देखोगे u जो है निकालना है, a 5 दिया गया, यस दिया गया 8.4 और v दिया गया है 10, तो v² = u² + 2as, तो v की वैल्यू रखा 10, u निकालना है 2, a की वैल्यू रखा 5 और यस की वैल्यू रखा 8.4। अब यहाँ पे देखो 5 दूनी 10, 10 में 8.4 का गुणा हुआ तो 84, और यहाँ पे u² और 10 का स्क्वायर 100। अब ये प्लस 84 और इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 84, 100 में से 84 गया तो 16, u² का वैल्यू आ गया 16, तो u की वैल्यू क्या हो जाएगी अंडर रूट में 16, ये हो जाएगा 4, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 4। अब हम लोग अगला प्रश्न करते हैं। चौथे प्रश्न में क्या दिया गया, रिक्त स्थानों की पूर्ति करके वाक्यों को पूर्ण करें और उनका स्पष्टीकरण लिखिए। उसमें से पहला है, पिंड की गति के प्रारंभ और अंत बिंदु के बीच की कम से कम दूरी को पिंड का खाली जगह कहते हैं। इसके उत्तर में आएगा विस्थापन। पिंड के गति के प्रारंभ और अंत बिंदु के बीच की कम से कम दूरी को पिंड का विस्थापन कहते हैं। दूसरे में क्या दिया गया, अवत्वरण अर्थात खाली जगह त्वरण है। इसके उत्तर में आएगा ऋण। अवत्वरण अर्थात ऋण त्वरण है। तीसरे में क्या दिया गया, जब पिंड एक समान वृत्ताकार गति से जाता है तब उसका खाली जगह प्रत्येक बिंदु के पास बदलता है। इसके उत्तर में आएगा वेग। जब पिंड एक समान वृत्ताकार गति से जाता है तब उसका वेग प्रत्येक बिंदु के पास बदलता है। चौथे में क्या दिया गया, टक्कर होते समय खाली जगह हमेशा अक्षय रहता है। इसके उत्तर में आएगा कुल संवेग। टक्कर होते समय कुल संवेग हमेशा अक्षय रहता है। पांचवें में क्या दिया गया, अग्नि बाण या रॉकेट का कार्य न्यूटन के खाली जगह नियम पर आधारित है। इसके उत्तर में आएगा तीसरे, अग्नि बाण या रॉकेट का कार्य न्यूटन के तीसरे नियम पर आधारित है। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। पांचवें प्रश्न में क्या दिया गया, वैज्ञानिक कारण लिखिए। उसमें से पहला है, जब कोई पिंड मुक्त रूप से जमीन पर गिरता है तब गति का त्वरण एक समान होता है। इसके उत्तर में आएगा पहला, स्वतंत्र रूप में जमीन पर सीधे गिरने वाले किसी पिंड पर केवल पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल क्रियाशील होता है। दूसरा, पृथ्वी के पृष्ठभाग पर किसी पिंड पर क्रियाशील गुरुत्वाकर्षण बल लगभग सभी स्थानों पर एक समान होता है, इसलिए उसका त्वरण भी एक समान होता है। इसलिए जब कोई पिंड स्वतंत्र रूप में जमीन पर गिरता है तब गति का त्वरण एक समान होता है। अब अगला करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया है, क्रिया बल और प्रतिक्रिया बल के परिमाण समान और दिशा विपरीत होने पर भी वे एक दूसरे को निष्फल नहीं करते। इसके उत्तर में आएगा, क्रिया बल तथा प्रतिक्रिया बल एक ही पिंड पर क्रियाशील न होकर दो अलग अलग पिंडों पर क्रियाशील होते हैं, इसीलिए परिमाण में समान तथा परस्पर दिशा में विपरीत होने पर भी ये एक दूसरे को निरस्त नहीं करते। अब अगला करते हैं। तीसरे में क्या दिया गया, समान वेग वाली गेंदों में से क्रिकेट की गेंद को रोकने की अपेक्षा टेनिस की गेंद को रोकना सरल होता है। इसके उत्तर में आएगा पहला, आकार तथा माप समान होने पर भी टेनिस के गेंद के द्रव्यमान क्रिकेट के गेंद के द्रव्यमान से कम होता है,
अतः दोनों गेंदों का वेग समान होने पर भी टेनिस के गेंद का संवेग क्रिकेट की गेंद के संवेग से कम होता है। दूसरा, इसके अतिरिक्त टेनिस का गेंद क्रिकेट की गेंद की अपेक्षा कम कठोर होता है, इसलिए समान वेग से गतिशील क्रिकेट की गेंद की अपेक्षा टेनिस के गेंद को रोकना आसान होता है। अब अगला करते हैं। चौथे में क्या दिया गया, विरामावस्था के पिंड की गति एक समान मानी जाती है। इसके उत्तर में आएगा पहला, जिस गति में कोई पिंड अत्यंत सूक्ष्म तथा एक समान कालावधि में समान दूरी तय करता हो उसे एक समान गति कहते हैं। दूसरा, जब कोई पिंड विरामावस्था में होता है तो पिंड की चाल स्थायी रूप से शून्य होती है, अतः विरामावस्था वाले पिंड की गति एक समान गति मानी जाती है। अब अगला प्रश्न करते हैं। छठवें प्रश्न में क्या दिया गया, न्यूटन के गति संबंधी प्रत्येक नियम पर आधारित 5 उदाहरण देकर उनका स्पष्टीकरण लिखिए। इसके उत्तर में आएगा उदाहरण और नियम। पहला, एक फायरमैन अपनी नली को घुमाता है और पीछे की ओर दस्तक देता है, ये न्यूटन की गति का तीसरा नियम है। दूसरा, डीवीडी प्लेयर की तुलना में डीवीडी को स्थानांतरित करने में कम बल लगता है, ये न्यूटन का गति का दूसरा नियम है। तीसरा, आपको एक भारी गेंद को एक छोटी गेंद की तरह तेजी से आगे बढ़ने के लिए जोर से धक्का देना होगा, ये न्यूटन के गति का दूसरा नियम है। एक सॉकर बॉल तब तक नहीं हिलेगी जब तक कोई खिलाड़ी किक नहीं मारता, ये न्यूटन की गति का पहला नियम है। अधिक बल बराबर अधिक त्वरण, ये न्यूटन के गति का दूसरा नियम है। छठवा, यदि गुब्बारे से हवा जल्दी बाहर निकलती है तो हवा नीचे की ओर ढकेलती है और गुब्बारा ऊपर उड़ जाता है, न्यूटन के गति का तीसरा नियम है। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। सातवें प्रश्न में क्या दिया गया, उदाहरण हल कीजिए। उसमें से पहला है, एक पिंड प्रारंभ के 3 सेकंड में 18 मीटर और बाद के 3 सेकंड में 22 मीटर जाता है तथा अंतिम 3 सेकंड में 14 मीटर जाता है, तो उनकी औसत चाल ज्ञात करो। यहाँ पे देखो 3 सेकंड में है, 18 मीटर है, 22 मीटर है और 14 मीटर है। ये देखो, ये 18 मीटर गया है, 22 मीटर गया है और 14 मीटर गया है, और टाइम कितना लगा है, 3 सेकंड, 3 सेकंड और 3 सेकंड। तो औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है, तय की गई दूरी बटे लगने वाला कुल समय। तो देखो 18 मीटर, 22 मीटर, 14 मीटर, ये मिलाकर के हो गया 54 मीटर, और यहाँ पे 3 3 6 3 9, ये 9 हो गया, तो ये कटा, तो यहाँ पे 6 मीटर पर सेकंड आया। तो पिंड की औसत चाल कितनी हो जाएगी, 6 मीटर पर सेकंड। अब हम अगला करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया है, एक पिंड का द्रव्यमान 16 किलोग्राम है तथा वह 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गतिशील है, उस पर प्रयुक्त बल की गणना कीजिए। मतलब यहाँ पे एक प्रश्न खत्म हुआ। उतना ही बल 24 किलोमीटर द्रव्यमान के पिंड पर प्रयुक्त करने पर निर्मित होने वाला त्वरण कितना होगा। तो सबसे पहले हम लोग जो पहला वाला प्रश्न है 16 किलोग्राम का और 3 मीटर पर सेकंड का, इसका निकाल लेते हैं। उसके बाद हम क्या निकालेंगे, यहाँ पे फोर्स निकल जाएगा। जो दूसरे वाले प्रश्न में दिया गया है वो हम यहाँ पे किए हैं। 24 किलोग्राम दिया गया है मास या द्रव्यमान, और उसका हमको त्वरण निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है। यहाँ पे देखो m1 दिया गया 16 और a1 दिया गया है 3 और f निकालना है। तो यहाँ पे f का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, m1 गुणे a1। तो m कितना है 16 और 3, 16 3 48 न्यूटन, ये फोर्स हो गया। और उसी फोर्स में 24 किलोग्राम दिया गया है। तो यहाँ पे देखो a2 हमको निकालना है, m2 24 दिया गया और फोर्स तो हमने यहाँ से निकाला 48। तो वही फॉर्मूला लगेगा, F बराबर m a। तो यहाँ पे लेकिन हमको a निकालना है, तो ये जो m रहेगा वो यहाँ पे जाएगा तो बटे में हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो a इस बराबर f बटे m2, ठीक है। तो f कितना है 48 और m2 कितना दिया गया है 24। तो ये कटा, तो यहाँ पे आ गया 2 मीटर पर सेकंड हो गया तुम्हारा एक्सेलरेशन त्वरण। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। तीसरे प्रश्न में क्या दिया गया, बंदूक की एक गोली का द्रव्यमान 10 ग्राम है, वह 1.5 मीटर पर सेकंड के वेग से 90 ग्राम द्रव्यमान के लकड़ी की मोटी पट्टी में घुसती है। प्रारंभ में पट्टी विरामावस्था में है, परंतु गोली दागने के पश्चात वह पट्टी में घुसती है और दोनों विशिष्ट वेग से गतिशील होते हैं। बंदूक की गोली के साथ लकड़ी की पट्टी जिस वेग से गतिशील होती है उसका वेग ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको समझते हैं। देखो प्रश्न में क्या दिया गया, m1 दिया गया 10 ग्राम, उसको हम लोग किलोग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो हो जाएगा 10 गुणे 10 घाते -3 किलोग्राम। u1 दिया गया है 1.5 मीटर पर सेकंड। m2 दिया गया है 90 ग्राम, इसको भी किलोग्राम में कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा 90 गुणे 10 घाते -3 ग्राम। और u2 दिया गया है 0 और v1 बराबर v2 इक्वल टू v बराबर हमको निकालना, मतलब v1 की वैल्यू, v2 की वैल्यू और v तीनों एक ही है।
लेकिन ये हमको निकालना है। तो संवेग संरक्षण की अविनाश्यता के नियम के आधार पर फॉर्मूला क्या बनता है, m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर m1 v1 प्लस m2 v2। लेकिन हमको u2 जो दिया गया है वो देखोगे यहाँ पे कहाँ गया है, u2 यहाँ पे है 0, ठीक है, और ये तीनों के तीनों बराबर हैं। जब देखो यहाँ पे u2 0 हो जाएगा तो ये वाला जो u2 है ये 0 हो जाएगा, तो 0 में m2 का गुणा हुआ तो ये क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है m1 u1, ये यहाँ पे आ गया, ये तो 0 ही हो गया, ये बराबर आ गया। अब इसमें से देखोगे तो कॉमन क्या निकल रहा है, इसमें से कॉमन कुछ नहीं निकल रहा है, लेकिन हमको ये पता है कि v1 जो है और v2 जो है ये क्या है, दोनों इक्वल होते हैं। किसके इक्वल है, v के इक्वल है। जब ये v के इक्वल है तो इसमें से v बाहर निकल जाएगा और m1 प्लस m2 यहाँ पे बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ से m1 प्लस m2 में v का क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है, तो m1 प्लस m2 जो है यहाँ पे इस साइड जाएगा तो भाग हो जाएगा, तो m1 u1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। यहाँ पे देखो यही चीज लिखा है। अब सबकी वैल्यू पुट कर दो। m1 कितना है, 10 गुणे 10 घाते 3, u1 कितना है 1.5, फिर m1 कितना है 10 गुणे 10 घाते 3 और m2 कितना है 90 गुणे 10 घाते -3। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, देखो ये सेम लिखा, देखो यहाँ पे सेम लिखा है। अब उसके बाद में इसमें से कॉमन कुछ ले सकते हैं, देखो यहाँ पे 10 घाते -3 है, यहाँ पे भी 10 घाते -3 है, इसको कॉमन ले लिया तो बचेगा क्या, ये वाला 10 और ये वाला 90, तो 10 और 90 यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे ध्यान दोगे तो ये जो है 10 घाते -3 है, यहाँ पे भी 10 घाते -3 है, ये इससे कट कर दो तो बचेगा क्या, 10 गुणे 1.5 यहाँ पे लिखा और 10 प्लस 90 100। तो अब हम क्या करेंगे, 10 में 1.5 का गुणा किया तो कितना था 15, 15/100, 15/100 कितना हो जाएगा 0.15 मीटर पर सेकेंड। तो तख्ते में अटकी गोली के साथ तख्ते की वेग कितना हो जाएगा 0.15 मीटर पर सेकेंड। अब हम अगला करते हैं। चौथे में क्या दिया गया है, एक व्यक्ति शुरुआत में 40 सेकंड में 100 मीटर दूरी तय करता है, बाद में 40 सेकंड में वह व्यक्ति 80 मीटर दूरी तय करता है और अंतिम 20 सेकंड में 45 मीटर दूरी तय करता है, तो उस व्यक्ति की औसत चाल क्या होगी। यहाँ पे भी औसत चाल निकालना है, तो यहाँ पे देखो 100 मीटर है और मीटर की दर 80 है और मीटर कहाँ है 45 है और समय कितना दिया 40 सेकंड, 40 सेकंड और 20 सेकंड। यहाँ पे औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है, तय की गई कुल दूरी बटे लगने वाला कुल समय। तो कुल दूरी कितना है 100 मीटर, 80 मीटर, 45 मीटर बराबर 225 मीटर और समय कितना है 40, 40, 20, 100। इसको कट करोगे तो 2.25 मीटर पर सेकंड आएगा। तो पिंड की औसत चाल क्या हो जाएगी 2.25 मीटर पर सेकंड। सो दोस्तों आज हमारा यहाँ पे पार्ट 1 का स्वाध्याय कंप्लीट हुआ। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स पे जरूर लिख करके बताइए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रश्न उत्तर मिल सके और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।